हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 देख रहे थे, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है इस पार्ट में वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी हम लोग कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और वहां से नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस टाइम पे ऊपर हम कितने लॉज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी लॉज दिए हैं उनमें से 2 लॉ हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट लेसन में। तो जितने लॉस दिए हैं उनमें से हम रिमेनिंग पढ़ेंगे 2 को छोड़ के। जब आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि हमने कौन से लॉ को यहाँ पे स्टडी किया है और कौन से लॉ को हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनमें से जो पहला लॉ हम बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास जो होता है, इस मास का कंजर्वेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब हम इस लॉ की बात करेंगे तो इस लॉ के बारे में सबसे पहले हमको लैवॉइजर ने बताया था। किसने? तो लैवॉइजर नाम का एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस लॉ को सबसे पहले स्टडी किया था 1789 में। तो 1789 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कवरी किया था। इसको लैवॉइजर ने स्टडी किया था और साथ में इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया था। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग एनी, मतलब किसी भी, हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग एनी चेंज, जब भी कोई चेंज होता है, ड्यूरिंग एनी चेंज टोटल mass of reactant is equal to total mass of product obtained। ठीक है, तो ये है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले हमको स्टेटमेंट को देखना है और साथ में हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है? स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि जब भी हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी चेंज करेंगे। अब चेंज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, हम एक मैंने आपको पहले ही बोला था, हम हर एक बात का मतलब यहाँ पे देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चेंज की। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में चेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि चेंज जो होता है या तो ये फिजिकल होगा, या तो ये जो चेंज होता है ये कैसा होगा? केमिकल होगा। मतलब चेंजेस जो रहेंगे वो 2 टाइप के रहेंगे, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। ये दोनों हमको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ केमिकल और फिजिकल का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CaCO3। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन क्या है कि ये कैल्शियम का बना हुआ है, 1 कार्बन का बना हुआ है और 3 ऑक्सीजन है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन जो रहेगा, कंपोजिशन का मतलब वो किससे बना हुआ है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 3 टाइप के एटम से बना हुआ है। कौन से? कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। टोटल एटम्स कितने हैं? 5। 3, 4 और 5। कितने टाइप के एटम्स है? 3 टाइप के एटम्स है। और टोटल एटम्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। और इफ हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करेंगे? हीट करेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है, और जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CaO जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, साथ में बन जाएगा CO2 जो गैसीय स्टेट में रहेगा, और जो गैसीय स्टेट में होता है वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है, और जो सॉलिड स्टेट में रहेगा वो बॉटम में बैठेगा।
मतलब यहाँ पे हमारा बीकर रहेगा, तो इस बीकर के बॉटम में वो बैठेगा जो सॉलिड स्टेट में रहेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा जो गैसीय स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया और कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड विद एलिमिनेशन ऑफ CO2। अब आप देखोगे तो पहले कैल्शियम के साथ कार्बन भी था और ऑक्सीजन भी था। अब कैल्शियम के पास ओनली ऑक्सीजन है, उसके पास कार्बन नहीं है। इसका मतलब पहले इस कंपाउंड का कंपोजिशन कुछ और था, अभी इस कंपाउंड का कंपोजिशन कुछ और है। पहले कंपोजिशन में 3 टाइप के एटम्स थे, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे 2 ही टाइप्स के एटम्स है, एक है कैल्शियम और दूसरा है ऑक्सीजन। इसका मतलब हमने इस चेंज और यहाँ पे चेंज हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का चेंज करके हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इस चेंज में इस कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज हुआ है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमको वापस मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो इस रिएक्टेंट का कंपोजिशन चेंज हुआ। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे H2O है जो कि लिक्विड स्टेट में है। सही है, H2O कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अब इस H2O में देखेंगे तो टोटल कितने टाइप्स के एटम है? 2 टाइप के, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसका मतलब H2O का कंपोजिशन रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये रहेगा H2O। अब इस H2O को हम लोग क्या करते हैं? कूल करते हैं। क्या करेंगे? कूल करेंगे। इसको कूल करने के बाद ये H2O जो रहेगा, ये H2O बन जाएगा कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो सॉलिड स्टेट में है। पहले इसको हम वाटर बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे आइस। तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब हम यहां से यहां तक गए, इस प्रोसेस को पूरा किया, फिर भी इनका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। पहले भी हमारा रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना था, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज हुआ, दूसरे रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। पहले ये लिक्विड स्टेट में था, अब ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज हुआ और इसमें भी चेंज हुआ। अब फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन चेंज होता है वो होता है केमिकल चेंज, और जिसमें ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होता है उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमने जो चेंज किया है उसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दिस चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। This change is called as physical change because only physical state change हुआ है, composition change नहीं हुआ है। पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, तो ये होता है चेंज। ठीक है, तो ड्यूरिंग एनी चेंज, जब भी कोई चेंज होता है वो चेंज फिजिकल भी हो सकता है, वो चेंज केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट का काम करेंगे, और वहां से चेंज होने के बाद, चाहे फिजिकल या केमिकल रहे, ये चेंज होने के बाद जो हमको मिलने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग एनी चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। मतलब रिएक्शन करने के बाद जितना हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है, जितना प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, उसका जो मास रहेगा और रिएक्टेंट का जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इफ हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्टेटमेंट को बना सकते हैं और शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चेंज के बारे में बताया था कि चेंज जो रहेगा वो कितने टाइप का होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ होता है, ये कहना क्या चाहता है। इस लॉ का कहना ऐसा है कि इफ हमने रिएक्शन किया ए और बी और इन दोनों का रिएक्शन करके हमको क्या मिला, सी मिला। क्लियर। तो यहाँ पे ए एंड बी दिस एक्ट एज रिएक्टेंट एंड दिस सी इज एक्ट एज अ प्रोडक्ट। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास मतलब हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल्स टू मास ऑफ सी। तो जितना मास ए और बी का रहेगा, मतलब ए और बी इन दोनों का जो टोटल मास रहेगा उतना ही मास क्या रहेगा, सी का होना चाहिए। तब जाके हम किसको फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, मैंने बोला कि मास ऑफ ए जो रहेगा वो 3 ग्राम है। कितना है, 3 ग्राम। साथ में मैंने बोला है मास ऑफ बी जो रहेगा वो 9 ग्राम है। ठीक है। मास और वेट का डिफरेंस हमने पहले ही देखा था। तो इस केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट ए इज 3 ग्राम एंड मास ऑफ रिएक्टेंट बी इज 9 ग्राम। और अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द मास ऑफ सी। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट रहेगा। अब इसी इक्वेशन को यहां यूज करेंगे। मास ऑफ ए कितना है, देखो कितना है, 3। तो ये रहेगा 3 प्लस मास ऑफ बी कितना है, 9 इक्वल्स टू मास ऑफ सी हमको फाइंड करना है। सो देयरफॉर यहाँ पे हमको मिलेगा मास ऑफ सी जो रहेगा वो कितना रहेगा, 12 ग्राम। कितना रहेगा, 12। इफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। और इफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो केमिकल चेंज दिया हुआ है, इस केमिकल चेंज में ए का मास दिया हुआ है, बी का मास दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे सी का मास लिखा हुआ है 18 ग्राम। कितना लिखा हुआ है, 18 ग्राम। और अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इस रिएक्शन के लिए ये जो डेटा गिवन है, तो क्या इस गिवन डेटा से आप ये प्रूव करना है आपको कि ये इक्वेशन जो रहेगा इस डेटा को यूज करके कि क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ ए 3 ग्राम प्लस मास ऑफ बी 9 ग्राम इक्वल्स टू मास ऑफ सी 18 ग्राम। तो ये बन जाएगा 12 इक्वल्स टू 18। इट इज नॉट इक्वल्स टू। इफ दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इफ ऐसा नहीं होता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। इफ दोनों इक्वल होते हैं मतलब इस लॉ को फॉलो करेगा, इफ दोनों अनइक्वल होते हैं तो उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चेंज करके क्या किया हमने, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बढ़ा दिया डी। क्या बढ़ा दिया, डी। साथ में मैंने ए का मास चेंज कर दिया, इसका मास चेंज कर दिया ए का। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। पहले बोल दिया, जिसमें रिएक्टेंट ए 13 ग्राम है, रिएक्टेंट बी 9 ग्राम है और प्रोडक्ट सी 18 ग्राम है। और आपको पूछा है
प्रोडक्ट डी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा एम डी, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल्स टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, क्लियर। तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होना चाहिए, उन्होंने बोला है क्योंकि फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, मास ऑफ ए जो रहेगा वो 13 ग्राम है, मास ऑफ बी 9 ग्राम है, मास ऑफ सी 18 ग्राम है, तो मास ऑफ डी कितना रहेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं आगे जाके ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे लिखा मैंने 18 प्लस मास ऑफ डी इक्वल्स टू 22। सही है, अब ये 18 जो रहेगा वो इस साइड में चले जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस, देयरफॉर मास ऑफ डी विल बी 22 माइनस 18, तो ये बन जाएगा 4। मतलब मास ऑफ डी जो रहेगा वो कितना होना चाहिए, 4 ग्राम होना चाहिए। कब, जब उन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं और ऐसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक लेता हूँ जिसमें लिखा है NaCl ऑन रिएक्शन विद AgNO3, क्लियर। इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट मिलना चाहिए AgCl, साथ में मिलना चाहिए NaNO3। तो हमने ये रिएक्शन पूरा किया। ये रिएक्शन पूरा करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि NaCl जो है ये 1.7 ग्राम है। कितना है, 1.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ 0.585 ग्राम मैंने AgNO3 को क्या किया, यूज किया, तब जाके हमको यहाँ पे मिला 1.435 ग्राम AgCl और साथ में हमको मिला है 0.85 ग्राम जो रहेगा वो क्या रहेगा, NaNO3 रहेगा। सॉरी, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 रहेगा। ठीक है, तो अब ये डेटा यहाँ पे गिवन है और आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो फॉलो करने के लिए कंडीशन क्या है, इफ LHS इक्वल्स टू RHS आता है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। इफ ऐसा होता है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख के देखना पड़ेगा। सो इट विल बी मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ AgNO3 इक्वल्स टू मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3, क्लियर। ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है, क्लियर। अब क्या होगा, NaCl का मास दिया हुआ है 1.7, AgNO3 का मास है 0.585, मास ऑफ AgCl इज 1.435 प्लस मास ऑफ NaNO3 इज 0.85। अब इनको प्लस करेंगे और देखेंगे दोनों साइड इक्वल आते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1.7 0.585, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 8, ये बनेंगे 12 कैरी 1, तो ये बन जाएगा 2, कितना आएगा 2.285। तो LHS जो है वो है 2.285 ग्राम। अब बात करते हैं RHS की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1.435 प्लस 0.85, नहीं मतलब यहाँ पे 0 है, क्लियर। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 8, ये आएगा 2 कैरी 1, तो ये रहेगा 2, तो ये बन जाएगा 2.285 इस प्रकार से। तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू, दोनों वैल्यू कैसे है, इक्वल है। इफ दोनों वैल्यू इक्वल है मतलब ये फॉलो करेगा, इफ दोनों वैल्यू n इक्वल है इसका मतलब इस लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ड्यूरिंग एनी चेंज, कोई भी चाहे वो फिजिकल रहे या केमिकल,
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इफ ये दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्शन को क्यों एप्लीकेबल नहीं है, उसका रीजन देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है, A इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अल्फा बीटा गैमा जो रेज होते हैं, इसके फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc²। मतलब एनर्जी जो होता है वो मास में कन्वर्ट होता है, मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, टोटल ये एनर्जी है, ठीक है, वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है। तो टोटल मास ऑफ A इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ B, लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ A इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ B। ऐसा होना चाहिए इफ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जो A का मास होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ A जो रहेगा वो B में कन्वर्ट हो जाएगा और सम अमाउंट ऑफ A इज कन्वर्टेड इनटू E। मतलब मास जो रहेगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ऐसा रहेगा मास ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ B प्लस एनर्जी। तो आप इसमें देखोगे तो आप मास ऑफ A और मास ऑफ B फाइंड करोगे तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ A जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और मास ऑफ B जो रहेगा वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी A था वो B में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो B के साथ साथ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और आइंस्टाइन ने बताया था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस रूल के हिसाब से देखा जाएगा तो A का टोटल मास जो रहेगा वो B में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ मास B में कन्वर्ट हुआ और कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब हमारे पास अभी ओनली कौन है, B है। इसका मतलब टोटल A जो रहेगा वो B में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मास ऑफ A इज स्लाइडली ग्रेटर देन मास ऑफ B। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये तो केमिस्ट्री में इसका ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम यूज रहेगा आपको वो फिजिक्स में आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स कैसे रिलीज करते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में। केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ काम नहीं आता है, आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ जो होता है इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर? अब इस लॉ के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इस लॉ को सबसे पहले रखा था प्रोस्ट ने, इसको रखा था 1799 में। इसमें रखा था 1799 में। अब ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशो। क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 है, तो रेशो क्या हुआ, 2:1। दैट रेशो इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे C2H6, सही है ना, C2H6। अब मैंने बोला इस C2H6 में कार्बन के कितने एटम्स है, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। तो अभी रेशो कितना हुआ, 2:6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1:3। तो नॉर्मल रेशो है 2:6 और सिंपल रेशो है 1:3।
तो इस रेशियो को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि यहाँ पे जो रहेगा वो रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये रहेगा इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया था। अब इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। क्लियर? अब पहला मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब कार्बन जो होता है, कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12, एंड ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मास लिखा हुआ है, ये मास आता है हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। क्लियर? तो ये CO2 हमको बनाना है। क्या बनाना है? CO2 हमको बनाना है। CO2 बनाने के लिए पहला जो मेथड मैं यूज करता हूं वो कौन सा है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। अब यहां पे जो CO2 बना हुआ है, हमको CO2 के बारे में पढ़ना है। इस CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन हैविंग मास 12, तो एक कार्बन का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा? 12। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये कितना बन जाएगा? 32। तो इनका मास का रेशियो क्या है? मतलब CO2 कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एज कार्बन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। 1 एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स, but types are 2, one is carbon and second is oxygen। क्लियर? तो कार्बन जो है उसका मास रहेगा 12, एक ही कार्बन है तो उसका मास रहेगा 12। 1 ऑक्सीजन हैविंग मास 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा 32। तो CO2 में जो एलिमेंट्स है कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के मास का रेशो, क्या बोला मैंने? CO2 के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के मास का रेशो क्या है? 12:32। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3:8। सही है ना? 3:8 बन जाएगा। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो ये बन जाएगा 3/8। तो CO2 2 टाइप के एलिमेंट्स का बना हुआ है और उन एलिमेंट्स के मास का रेशो 12:32 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3:8। क्या बन जाएगा? 3:8। क्लियर? तो इस मेथड से हमने जो CO2 बनाया है, इस CO2 में इस एलिमेंट्स के मास का रेशो क्या है? 3:8। हम यहाँ पे सेकंड मेथड यूज करते हैं, जहां पे मैंने CH4 का हमने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, और CH4 का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा H2O, साथ में मिलेगा CO2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में से हमारे काम का कौन है? CO2। इस CO2 में कार्बन कितना है? 1, उसका मास कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो ये बन जाएगा 32। तो यहाँ पे जो हमने CO2 कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड का रेशियो कितना है? 12:32। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3:8। क्या बन जाएगा? 3:8। तो हमने CO2, आप पहले मेथड से बनाओ या तो दूसरे मेथड से बनाओ, आप मेथड कोई भी अप्लाई करो और आप सेम कंपाउंड बनाते हो, तो उस सेम कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के मास का जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा। पहले रिएक्शन में भी एलिमेंट्स के मास का रेशो है 3:8, और सेकंड रिएक्शन में भी एलिमेंट्स के मास का रेशो है 3:8। क्लियर है? एक ऐसा हो सकता है कि 2 रिएक्शन कोइंसिडेंटली सेम मिल सकते हैं, इसलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, और 3 रिएक्शन से तो कंफर्म हो ही जाएगा कि ये कोइंसिडेंट नहीं है।
और यहां पे एग्जांपल लेता हूं CaCO3 का, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। तो इस CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये बनता है CaO, साथ में बनेगा CO2। अब मैं इस CO2 की बात करता हूं तो इस CO2 में दो टाइप के एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। एक कार्बन 12, तो ये बन जाएगा 12:2। ऑक्सीजन कितना है 16, और 2 होने के वजह से बन जाएगा 32। इनका सिंपल रेशियो देखेंगे तो ये बन जाएगा 3:8। क्या बन जाएगा 3:8। अब आप तीनों रिएक्शन देखो, मतलब यहां से CO2 बनाने के लिए अलग कंपाउंड यूज किए, यहां पे CO2 बनाने के लिए अलग कंपाउंड्स को यूज किया, यहां पे CO2 को बनाने के लिए अलग कंपाउंड को, अलग रिएक्टेंट को यूज किया। रिएक्टेंट भले ही डिफरेंट है लेकिन मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो सेम है। और आप डिफरेंट मेथड से आप सेम प्रोडक्ट बनाते हो तो सेम प्रोडक्ट बनाने के बाद उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर जितने टाइप के एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के मास का रेशो जो रहेगा वो कांस्टेंट है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो इनके मास का रेशो क्या है 3:8, 3:8, 3:8। नहीं समझा? सिंपल है। तो इस एग्जांपल से हमने ये पढ़ा कि मेथड कोई भी रहे, आप सेम प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके मास का रेशो आप कंपेयर करोगे तो वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल केमिकल कंपाउंड्स, हमारे लिए ऑल नहीं है, हमारे लिए कौन है CO2 है, क्योंकि हम CO2 के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? All chemical compounds are found to have constant proportion of elements by mass। ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, constant proportion of elements by mass। एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो constant proportion of elements by mass, देखो by mass with irrespective of their preparation method। irrespective of preparation method का मतलब होता है आप उसको बनाने के लिए कोई भी मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अलग अलग 3 मेथड हमने यहां पे यूज किए और सेम प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट में जो कंपाउंड हमको मिला है उसका जो मास का रेशो जो रहेगा वो तीनों में कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इससे ये स्टेटमेंट हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास विथ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रिपरेशन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज करो बनाने की, लेकिन आप जब भी उस कंपाउंड को बनाओगे तो उसके एलिमेंट्स का जो मास रहेगा उनका रेशो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? नहीं समझा? ओके है। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, लेकिन इसको एग्जांपल बताऊंगा, आपको खुद ही उसको अंडरस्टैंड करना है, खुद ही समझना है। हमको देखना है फॉर C2H4 के लिए। किसके लिए? C2H4। इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1। पहला मेथड यूज करता हूं मैं, C2H2 का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो मिलेगा C2H4। क्लियर है? कार्बन कितना 2 है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24। हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 कार्बन का 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 6:1। सही है। अब दूसरा मेथड में यहां पे यूज करता हूं C2H6, तो ये बन जाएगा H2 प्लस बन जाएगा C2H4। इस मेथड में हम देखेंगे तो यहां पे बन जाएगा 24:4। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6:1। तो दोनों में हमने C2H4 और C2H4 को ही बनाया है। दोनों प्रिपरेशन मेथड अलग अलग है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है उनके मास का जो रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा,
कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर है? ओके है। आप और एग्जांपल्स अपने हिसाब से ले सकते हो, या तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो आप उसमें से भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन आता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, लिमिटेशन लिख लेते हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आइसोटोपिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हमने आइसोटोप्स ही नहीं पढ़े हैं, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे तब इस बात को हम वहां पे क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस सेकंड लॉ का लिमिटेशन रहेगा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। तो ये था हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट वाला रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या रहेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये हम सबसे पहले बताया था किसने? डाल्टन ने। तो डाल्टन जो होता है उस डाल्टन ने सबसे पहले हमको बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझना इजी होता है, स्टेटमेंट को समझाने से अच्छा है। ठीक है, हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन का और इसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन की एंट्री हो गई है, तो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला? नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया है। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलने वाले हैं, यहाँ तो हमको मिलेगा N2O, या तो मिल सकता है N2O3, या तो मिल सकता है N2O4। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट, ऐसे नहीं कि तीन ही मिलेंगे, ऐसे और ऑक्साइड मिल सकते हैं। मैंने तीन ही ऑक्साइड को यहाँ पे क्या किया? यूज किया है। ठीक है, अब पहला जो ऑक्साइड है वो कौन सा है? N2O। दूसरा ऑक्साइड है N2O3 और तीसरा ऑक्साइड है N2O4। क्लियर? अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। एक नाइट्रोजन जो है उसका मास कितना आता है? 14। 2 नाइट्रोजन का कितना रहेगा? 28। यहाँ पे भी 2 ही नाइट्रोजन है तो ये कितना रहेगा? 28। यहाँ पे भी 2 ही नाइट्रोजन है तो इसका मास रहेगा 28। क्लियर? ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, तो ये रहेगा 16। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो ये बनेगा 48, यहाँ पे 4 तो ये रहेगा 64। क्लियर? इस प्रकार से हो गया। तो 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद 2 से ज्यादा कंपाउंड्स यहाँ पे बनाया है। अब जो 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाया है उनमें से हम एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखेंगे। देखो 28 मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो दूसरे एलिमेंट का मास क्या है? 16, 48 और 64। क्या है? 16, 48 और 64। तो यहाँ पे क्या किया हमने? नाइट्रोजन के मास को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। और हम स्टडी करने वाले हैं कि इनका जो मास रहेगा ये कैसा रहेगा? सिंपल रेशो में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल रेशो में होना चाहिए। अब इनका रेशो क्या रहेगा? 16:48:64, तो ये होना चाहिए 1:3:4। ठीक है,
तो इन तीनों कंपाउंड में देखेंगे तो नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट रखा है हमने, और इस नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो मल्टीपल रेशियो में, देखो 1:3:4। ठीक है, नहीं समझा? तो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखो और दूसरे एलिमेंट के मास को आप कंपेयर करोगे तो दूसरे एलिमेंट का मास जो रहेगा वो सिंपल रेशियो में रहेगा। जैसे ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 1:3:4 के रेशियो में है। नहीं समझा? क्लियर है? अब देखते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कहता है? When two elements combine, सही है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों को कंबाइन किया विथ ईच अदर टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स, ये भी सही है। हमको यहाँ पे 3 कंपाउंड मिले। कौन से? N2O, N2O3 एंड N2O4। ठीक है, मोर देन 2 कंपाउंड्स। The mass of one element, the mass of one element which combine with fixed mass of other element must be in the mass of आना चाहिए आपको, the mass of element which combine with fixed mass of other element must be in simple ratio। हाँ, the mass of element which combine with fixed mass of other element, fixed mass of other element, तो ये other element मतलब हमारे लिए कौन है? नाइट्रोजन है, क्योंकि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बोला है तो एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स रखना है, और यहाँ पे हमने किसका मास फिक्स रखा हुआ है? नाइट्रोजन का। तो दूसरा जो एलिमेंट रहेगा उनका जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा? सिंपल रेशियो में रहेगा 1:3:4। नहीं समझा? ठीक है, तो यहां पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, तो इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर है? तो जब हम लोग दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, उससे 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उस कंपाउंड्स में से एक एलिमेंट का जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो दूसरे एलिमेंट का मास जो रहेगा वो मल्टीपल रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा थर्ड लॉ। ये कौन सा था? हमारा थर्ड लॉ। क्लियर? अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ लॉ। क्या देखेंगे हम लोग? फोर्थ लॉ। इस फोर्थ लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था। किसने? रिक्टर ने। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो ये रहेगा हमारा स्टेटमेंट। तो इस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ में डिफरेंस क्या है? थर्ड लॉ जो होता है वो 2 एलिमेंट्स के बारे में बताता है, और फोर्थ लॉ जो रहेगा ये 3 एलिमेंट्स के बारे में बताता है। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वहां पे मैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स को क्या करता हूँ? यूज करता हूँ। और जब भी हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं या तो उसका एग्जाम्पल समझते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें 3 टाइप के एटम्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। और जब 3 टाइप के एटम्स होते हैं तो आप क्या करो? एक ट्रायंगल बना लो। पहले क्या बना लो? ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के जो तीनों कॉर्नर होते हैं वो तीनों कॉर्नर के ऊपर एक एक एलिमेंट को लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं सल्फर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑक्सीजन। क्लियर? साथ में हम क्या करेंगे? उनका मास भी लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16,
और सल्फर का मास कितना है 32। तो उनके साथ मैंने उनका मास भी यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर है। अब होगा ऐसे कि हम इन दोनों को देखो, अब when two different elements combine with third element, तो थर्ड एलिमेंट को उन्होंने कॉमन एलिमेंट बोला है। क्या बोला है? कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं थर्ड एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो मैं लिखता हूँ सल्फर, और सेकंड एलिमेंट जो रहेगा उसको लिखता हूँ मैं ऑक्सीजन। ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट जो रहेगा वो कौन है? हाइड्रोजन है, जो कि कॉमन रहेगा। क्लियर। तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो भी थर्ड के साथ कंबाइन होगा, और सेकंड एलिमेंट जो रहेगा वो भी क्या करेगा? थर्ड के साथ कंबाइन होगा। इफ सेकंड फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? H2S। इफ सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? H2। क्लियर है? हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, ये दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो थर्ड एलिमेंट जो रहेगा वो दोनों में रहेगा, और जो दोनों में रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉमन एलिमेंट। ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन इज एक्ट एज अ कॉमन एलिमेंट, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट रहेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमने जो कंपाउंड बनाया है H2S, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का मास रहेगा 2, और सल्फर कितना रहेगा? 32। क्लियर है। हम वही बात यहाँ पे करते हैं, तो ये बन जाएगा 2:16। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा 1:16, और ये बन जाएगा 1:8। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे H2S का भी सिंपल रेशियो फाइंड किया है, और H2O का भी सिंपल रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक है। अब देखेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है उसका मास यहाँ पे भी कांस्टेंट है। देखो, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कंपाउंड में भी 1 है और सेकंड कंपाउंड में भी 1 है। अब रही बात उनकी, जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो रहेगा इनका जो रेशियो रहेगा वो भी सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है और सल्फर 16 है, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:2 रहेगा। कितना रहेगा? 1:2 रहेगा। तो ये बताता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट ने क्या बोला है। When two different elements combine with fixed mass of third element, ठीक है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं और थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स है 1:1, then fixed mass of third element, then the ratio in which they combine will be same or in multiple ratio। ठीक है। तो जब हम लोग दो एलिमेंट का रिएक्शन थर्ड एलिमेंट के साथ करते हैं तो उसमें थर्ड एलिमेंट का मास आपको कांस्टेंट रखना है। तो आप देखोगे तो थर्ड एलिमेंट का मास पहले भी 1 है और सेकंड में भी 1 है। तो जब थर्ड एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहेगा तब आप सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो। तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हो तो उनके मास का रेशो या तो सेम होना चाहिए या तो सिंपल रेशो में होना चाहिए, या तो सेम होना चाहिए या तो सिंपल रेशो में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? वो सिंपल रेशो में रहेगा। ठीक है, सेम नहीं है। अब इसी को मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू स्टडी करता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूं कि थर्ड एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन ही है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सल्फर है, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। क्लियर? तो क्या होगा, अब ये फर्स्ट एलिमेंट थर्ड के साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा H2S। इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3:32। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 1:16। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 पार्ट, तो मास ऑफ 16 विल बी
मास ऑफ सल्फर विल बी 16 पार्ट। अब ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, यहाँ पे H2O बनाया था, यहाँ पे H2O2 बनाते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है तो ये रहेगा 2:1, ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन का रहेगा 32, तो ये बन जाएगा 1:16। क्लियर? नहीं समझा? अब देखो, तो ये दो एलिमेंट थर्ड के साथ कंबाइन हुए हैं, जिसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि थर्ड एलिमेंट का जो मास रहेगा वो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन का मास फिक्स रखा हुआ है, यहाँ पे 2:2 रखा हुआ है, यहाँ पे 1:1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 2:2 रखेंगे तो सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों का मास का रेशो कैसा है, सेम है, 32:32, 1:1। यहाँ पे कितना है, 16:16, मतलब यहाँ पे जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो उन्होंने लास्ट में बोला है या तो वो सेम रहेगा या तो मल्टीपल रेशो में रहेगा, या तो सेम रहेगा या तो मल्टीपल रेशो में रहेगा। और ये बताने का काम कौन करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। When two different elements combine with fixed mass of third element, then the ratio in which they combine will be same or in multiple ratio। तो इस प्रकार से ये रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी लॉ है उनमें से हमने ये 4 लॉ पढ़ लिए हैं। रिमेनिंग जो लॉ है वो हम लोग गैसीय स्टेट लेसन में पढ़ेंगे। तो ये थे लॉ ऑफ केमिकल combination, law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion। ठीक है, रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।